प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को समय पर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धर्मशाला के जोनल अस्पताल में आयोजित इस बैठक में अस्पताल के वित्तीय प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संरचना विकास, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, मरम्मत कार्य और मानव संसाधन की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले से स्वीकृत योजनाओं और कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सब डिवीजन स्तर के अस्पतालों को मजबूत कर रही है ताकि प्राथमिक जांच और उपचार वहीं संभव हो सके और केवल गंभीर मामलों को ही जोनल या जिला अस्पतालों में रेफर किया जाए। कृषि मंत्री ने भविष्य में एडवांस सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चरणबद्ध रूप से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। बैठक में जोनल अस्पताल धर्मशाला की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने अस्पताल की वर्तमान स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल 34 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें 23 विशेषज्ञ शामिल हैं। अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर, 300 बेड की सुविधा है और मरीजों को 350 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2025 में करीब 2,91,000 ओपीडी मरीजों को उपचार दिया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक करोल सहित रोगी कल्याण समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते थे, आज हमारे सब डिविजनल लेवल के हॉस्पिटल जो हैं उनको भी फुली इक्विप्ड किया गया है। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं बताऊं कि मेरे अपने सिविल हॉस्पिटल ज्वाली में अब हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मेडिसिन्स में भी लगा है, गायनी में लगा है, पेडियाट्रिक्स में लगा है और इस तरह से सर्जरी में लग गया है, ऑर्थो में लगा है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर्स आ गया है। तो एक एक हॉस्पिटल में 6 से 7 स्पेशलिस्ट जो बोले। अब एक सब डिवीजन की बात बताइए, आप बताइए हिमाचल प्रदेश के जो हमारा जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनका एक एक हॉस्पिटल सब डिवीजन लेवल हॉस्पिटल उनको फुली इक्विप्ड किया गया। और ये अच्छी सोच है कि हमें जो गरीब लोगों को दूर दराज के हॉस्पिटलों में लंबी लाइनें लगा के खड़ा ना होना पड़े और उनको जो है वो बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर सारी फैसिलिटी मिले। और इस तरह से हम तो ये कहते हैं कि जो सब डिविजनल लेवल हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स अगर कोई इस तरह के हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही रेफर किया जाए और मेडिकल कॉलेज में वही पेशेंट जाएं जो रेफर्ड हों, जो किसी एलिमेंट से लंबे समय तक उनका उपचार ना हुआ हो, क्योंकि वहाँ रिसर्च भी होती है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती है। इसी तरह से कुछ हमारे टेस्ट हैं जो कि हम बाहर देते हैं और काफ़ी बार जाके पेशेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उन टेस्ट को भी हम टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजें जहाँ हमें फैसिलिटी है, ताकि मिनिमम पैसा खर्च करके उनको जो है वहाँ पर टेस्ट का प्रावधान मिल सके। और इस तरह से जो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल कॉलेजेस में उनको भी हमने रिवाइज़ किया है कि कितने बेड के पीछे हमारी जो है वो पैरामेडिकल कितनी हमारी नर्सेज होनी चाहिए, कितने जो है स्टाफ नर्सेज होने चाहिए, कितने मैट्रन होनी चाहिए और जो हमारा ख़ास करके इन्वेस्टिगेशन जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स के उनके लिए पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी है। और जब हम टांडा मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें 3-3, 4-4 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपका जो है वो
अल्ट्रासाउंड जो है वो 15 दिन के बाद होगा, लाइन लंबी लगी है। तो हमने कहा कि हम ज़्यादा जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ लगा के उस फैसिलिटीज़ को हम मिनिमम 1 हफ्ते, अगर किसी को ज़्यादा भी टाइम देना तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, उसके जो है वो अल्ट्रासाउंड्स भी वहाँ पर हो जाए, उसकी जो है वो दूसरे जो टेस्ट हैं वो MRI करवानी है, दूसरे टेस्ट हैं वो भी टाइम के ऊपर मिल जाए, ताकि उसका जो टाइम ट्रीटमेंट है वो टाइम के ऊपर निकले। जेड में अभी जो पर्ची के जो पैसे भी लेने की संबंध में फैसला लिया, अल्ट्रासाउंड के रेटों में बढ़ोतरी की गई। देखो मेरी बात सुनो, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आप बताइए प्रेस वाले है कि निकाल के दिखाओ किसी की जेब में। आपकी जेब में 100 रुपये होगा या 500 रुपये होगा? 10 रुपये पर्ची के लिए कहाँ ढूंढेगा एक पेशेंट जाके 10 रुपये? तो मेरा मतलब है कि इस दौर में हर एक फेवीज के साथ नहीं चलेंगे इंस्टीट्यूशन, सब चीज़ें मुफ्त का हाल तो पता क्योंकि मेरी अपने डिपार्टमेंट में मैं खेती बाड़ी से संबंध रखता हूँ। मुफ्त का राशन दे करके सारे खेत खाली हो गया, कोई खेतों की तरफ जाता ही नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल्स को भी लोग मुफ्त का ही समझते हैं कि जहाँ मेडिसिन मिली है, खाई नहीं खाई, इंजेक्शन कराया नहीं कराया, क्योंकि मुफ्त का काम तो है। मैं अभी कह रहा था अपने CMO साहब से कि एक सर्वे करना, गग्गल से लेकर के पालमपुर तक कितने प्राइवेट हॉस्पिटल चले हैं, वो रोज़ उनकी कितनी इनकम है, टेस्टों की इनकम कितनी है, कितने पेशेंट जो हैं वो उन्होंने अंदर दाखिल कराए, और उनका ज़रा बैकग्राउंड देखना, जिसमें एलीट क्लास के लोग कितने जो अच्छे हैं, वेल पेड हैं, और गरीब कितने हैं। सबसे 70% गरीब लोग हैं जहाँ पैसा दे करके अपना दवा हम 10 रुपये से जो है वो अपनी पर्ची कटवा करके अपना मुफ्त जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा करके, मुफ्त जो है वो टेस्ट करवा करके अपना जो है वो देने से क्या होता है कि लोगों का विश्वास भी हॉस्पिटल के ऊपर कम होता है। कहते मुफ्त तो है यार, ये तो नहीं फ़ायदा होना, चलो प्राइवेट अस्पताल है, पैसा भी लगता, कहना डॉक्टर बहुत खरे। अब जहाँ सारे MD डॉक्टर बैठे हैं, सुपर स्पेशलिटी DM करके डॉक्टर बैठे हैं। अब मेरा अपना एक रिश्तेदार है, वो हार्ट का डॉक्टर है, वो कहता है मैं रोज़ के 10 प्रोसीजर करता हूँ, सब मुफ्त है, और वही प्रोसीजर मैं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में करूँगा तो मैं 4 लाख रुपये रोज़ का कमाऊँगा। तो ये कंपैरिजन हमें इन चीज़ों का करना पड़ेगा। जो दे सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी जो है वो, बीमार आदमी सारे कोई गरीब ही थोड़े होते हैं, उनको कई फैसिलिटियाँ दी हुई हमने। कोई उनको जो है वो आयुष्मान भारत कार्ड में आ जाते हैं, कुछ हमारे हिम केयर कार्ड में आ जाते हैं। तो जो पेइंग लोग हैं वो उनको अगर 4 पैसे बढ़ा करके देने भी पड़े तो कोई उनको माइंड नहीं करेगा। अगर पर्ची 10 रुपये से 20 ही हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, धर्मशाला हॉस्पिटल की बात करें तो ज़्यादातर ये देखने में आया है कि पेशेंट्स को यहाँ से ज़्यादा रेफरल जो है टांडा के लिए किया जाता है, जबकि ये हॉस्पिटल पहले जो था टांडा के अंडर भी काम करता था, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से? देखिए उस वक्त क्योंकि जब इसको टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो आई वॉज मिनिस्टर एट दैट टाइम, मैं भी रहा हूँ हेल्थ का मिनिस्टर, फर्स्ट टर्म में रहा हूँ मैं 1983। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 3-4 फैकल्टीज़ थी जो जहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग आए, जिसका मैंने जिक्र किया कि मेडिसिन में डॉक्टर महाजन आए, मिस्टर सर्जरी में डॉक्टर चौधरी आया, औरतों में यहाँ डॉक्टर गुप्ता था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी सोच ये थी कि अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और उस वक्त स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और हेल्थ सर्विसेज भी उन्हीं के पास थी। तो हमने कहा कि टांडा के पास ज़्यादा ज़मीन है, हमारी फैकल्टीज़ जो हैं वो जहाँ ज़्यादा चल सकती हैं, हमारे जहाँ पर बेस्ट हॉस्पिटल बन सकता है। तो हमने पहले फुल फ्लेज हॉस्पिटल डेवलप किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज जहाँ रन कर रहा है उसको हमने मेडिकल कॉलेज को हमने शिफ्ट किया, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को शिफ्ट नहीं किया। ये तो ऐसे एज इट इज़ जैसे पहले चलता था। तो काफ़ी फैकल्टीज़ जो थी वहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसमें टीचिंग फैकल्टीज़ भी थी,
मेडिकल कॉलेज था वो, तो कुछ प्रोफेसर वन जो थे वो पढ़ाने वाले भी थे। तो इस हॉस्पिटल को, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने फुली इक्विप्ड किया है, जिसमें बहुत सी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन में है, गायनी में है, सर्जरी में है, और इसी तरह साइकेट्री में है, इसी तरह से आइज़ में है, पेडियाट्रिक्स में। तो हम कोई इसको डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी एक फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हम दे सकें। और ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हमारे सब डिविजनल लेवल के हॉस्पिटल जो हैं वो सिर्फ टांडा को भेजें, वो डिस्ट्रिक्ट को रेफ़र करें, जो नज़दीक हैं कि जिसमें भी जहाँ, तो ऐसी बात नहीं है। और जहाँ जो बड़े ही कोई ऐसे क्रोनिकल केसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, वो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए या डायग्नोज करने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। लेकिन अब प्रेशर टांडा मेडिकल कॉलेज का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो वहाँ पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ डॉक्टर एमडी करने वाले हैं, वहाँ एमएस करने वाले हैं, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डीएम करने वाले हैं, और वो फैकल्टीज़ जो है वो रिसर्च में भी है, डायग्नोज भी करते हैं, रिसर्च वर्क भी है। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हमने इस्टेब्लिश किया और उसकी भी क्रेडिबिलिटी को हम रिस्टोर कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मरीजों को मिलेगी? ऑनलाइन जिसके जो कईयों ने अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने कार्ड रखा, आपने रखा होगा, मैंने तो कोई नहीं कार्ड रखा हुआ। सर आजकल सब कुछ और ऑनलाइन भी मिल सकती है, अगर कोई डॉक्टर जहाँ बैठा है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा है और कोई पेशेंट, उसका भी टाइम पीरियड होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल हॉस्पिटल के साथ टाई अप करे, किस प्रकार का पेशेंट आ रहा है, कि किस प्रकार का डायग्नोज देना है, तो वो उसको डायग्नोज दे सकते हैं। सर पिछले 3 सालों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल को दी जा रही मदद में काफ़ी कमी आई है सर, क्या कारण है? कमी तो करनी है, किस चीज़ की कमी? सर यहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए फंड्स नहीं आए सर पिछले साल, उसके बाद परचेस ऑफ मेडिसिन के लिए कम फंड आए। नहीं, हमारी जो मेडिसिन की परचेज़ है जो सेंट्रलाइज्ड है, वो हम शिमला में परचेज़ करते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट आगे जाके जो है वो सब डिविजनल लेवल की और डिस्पेंसरियों में पीएससीज में डिस्ट्रीब्यूट। सर सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए पिछले साल नहीं है, और उसके बाद लोग एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें भी काफ़ी कम पैसे हैं। अब यहाँ पर मतलब अकोमोडेशन की कमी तो है नहीं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इतना बड़ा है, इसको मेंटेन करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने इनको कहा है कि फेस्ड मैनर से जो भी इसके जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं, ज़रा विंडोज़ वगैरह, उनको बदलो और बढ़िया लगाओ, और ये जो वुडन स्क्रीन को निकाल दो और बड़े बड़े शीशे लगा के बढ़िया करके उसके। बाकी सैलरीज तो सभी डॉक्टर्स को मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। मेडिसिन जो है वो सेंटर से है, जो रोगी कल्याण के तहत जो कुछ रखे होंगे उनको तो यहीं से जा रही है सर, उसमें हम इंक्रीज हाँ, कुछ हमने इंक्रीज़ की, उसमें हमने इंक्रीज़ किया। बाकी इनको मैंने कहा कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसका एक नोट बना के मुझे दीजिए, जो कैबिनेट में जब बैठूंगा तो आई विल टेक अप विद द चीफ। सर जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, जैसे कि आपने कहा कि 150 से आप 250 किया जाएगा या 10 से 20 किया जाएगा, परंतु जो कर्मचारी 5500 मासिक वेतन ले रहा है, आपको लगता है कि वो इस प्रकार के खर्चे अवेल कर पाएंगे? देखिए, कुछ हमारे पास परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे क्लास 4 है क्लास 3 है। कुछ जो है वो हमारे पास आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं। कुछ हम जो है वो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से रखते हैं, उनका टाइम टू टाइम जो भी बैठक होती है उसमें उनके जो इंक्रीज़ करती हैं वेजेस और पर्क्स वगैरह। लेकिन जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जाती है, हमारी वर्क कल्चर कम होती जाती है। तो इसलिए हमने ये भी कहा है कि क्योंकि अब नया ज़माना आ गया है, ये हमारी क्लीनेस मेंटेनेंस वगैरह जो है ये भी मॉडर्न लाइंस के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास सफाई सुई करने के लिए मशीनें बनी हैं। तो अगली कैबिनेट में मैंने मुख्यमंत्री से ये बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिविजनल हॉस्पिटल में जो हमारे सफाई के लिए जो मशीन्स बनी हैं
उनकी प्रोक्योरमेंट हम करेंगे और देंगे। तो सर आपको लगता है कि और हेल्थ जो है और कर देनी चाहिए? उनको हमने ये भी कहा है कि ये जो हमारे शुल्भ शौचालय जो अच्छे बाथरूम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, हम आगे के लिए उनके साथ कांटेक्ट करके इनका सुधार करेंगे हॉस्पिटल्स में। सर कहीं ना कहीं देखने में आया जो हेल्थ स्कीम्स हैं और PMJAY की जो स्कीम्स हैं उसमें जो है पेमेंट्स बहुत पेंडिंग है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड चला है ये हमें सिर्फ 40 करोड़ रुपये देते हैं साल का। 40 करोड़ से ना तो एक पैसा आगे देते हैं ना जो एक पैसा देते हैं। और बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, ये सेंटर की स्कीम आयुष्मान भारत, मैं खुद उसकी रिव्यू मीटिंग का मेंबर हूँ और मिस्टर अग्निहोत्री जो है वो चेयरमैन, हम तीन चार मेंबर्स हैं उसमें। 450 करोड़ रुपये की पेंडेंसी है। आप 40 करोड़ रुपए में अपना नाम वहाँ पर ले, आयुष्मान भारत कार्ड में हम इतने लोगों को फैसिलिटी देते हैं, 40 करोड़ रुपये तो आप देते हो। कई स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपके ममता बनर्जी की गवर्नमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्टालिन ने इसको नहीं किया, DMK वालों ने इसको नहीं किया एक्सेप्ट। आप 40 करोड़ रुपया देकर अपनी बाबा लूट रहे हो सारे, और हमारी लायबिलिटी 450 करोड़ रुपये की है। अब 450 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट को अपने हेड से देना पड़ेगा। ये आयुष्मान भारत कार्ड जो हमारा है, ये पहले के सारे का सारा आधा पैसा हमारा 500 करोड़ की लायबिलिटी हमारी जो थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल की थी। इम्पैनलमेंट में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल रख दिए। जिसको सिर दर्द होती थी वो भी वहाँ पर जो है वो बिल जो है वो अटेस्ट कर देता था कि मैंने तो सर्जरी करवाई हुई है। तो हमने क्या किया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इनमें हमने बिल्कुल लोगों को जो है ना जो है वो हमने कहा कि हमने आपको ये पैसा दे सकते हैं, आप हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दें। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सब डिवीजन लेवल के ऊपर या हम अपने मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकि ये पैसा जो जा रहा है, फेक बिलिंग हो रही है और ये एक्सजरेटेड बिल आ रहे हैं, इससे गवर्नमेंट जो है वो इतना पैसा कहाँ से देगी। 500 करोड़ रुपये की पेंडेंसी है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इसलिए हमने लिमिटेड कर दिया है कि अगर कोई टेस्ट वाकई जो बड़े ज़रूरी है अगर नहीं होंगे तो उसके लिए हमने कुछ हॉस्पिटल जो है वो इम्पैनलमेंट में किए हैं, वहाँ टेस्ट करवाइए और वो पैसा हम देने को है। अदरवाइज़ हम प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई डायग्नोस नहीं करवाना चाहते जिसका इतने बिल जो है वो हमारे पास है। हम अपने हॉस्पिटल में कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स लगे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। हमारे डॉक्टर जो है वो सर्विस दे, तो हम क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो इन्फ्लेटेड बिल जो है वो उनके देते हैं। इसलिए ये एक नीतिगत फैसला जो है वो सरकार ने। सर एक तरफ OTS के अंतर्गत करोड़ों रुपए जो हैं माफ किए जाते हैं, परंतु एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें तो उस पर क्यों चार्जेस? आपको लगता है कि ये फ्री होने चाहिए एजुकेशन? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हमने कोई ऐसी स्कीम्स नहीं डिज़ाइन की है हेल्थ फैसिलिटीज़ को देने के लिए। कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं हमारे पास कि हम किसी का इंश्योरेंस, जैसे मेरा हेल्थ का इंश्योरेंस है तो मुझे मिनिमम प्रीमियम देना पड़ेगा, चाहे मैं पेंशन होल्डर हूँ या मैं सरकारी कर्मचारी हूँ या मैं एक गांव का आदमी रहने वाला, मिनिमम प्रीमियम देना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि ये सर्विसेज जो है खास करके हेल्थ सर्विसेज जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी में आनी चाहिए, ताकि हमें मिनिमम पैसा जो है वो कम से कम देना पड़े। अब देखिए कि आपका एक एक्स सर्विसमैन है, उसके जो है वो बिल में जो है वो हेल्थ का हर बार उसके पेंशन में हेल्थ का पैसा जो है काटा जाता है, और वो सारे के सारे एक्स सर्विसमैन की अदायगी जो है उसका जो ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जो तो वो स्टेट दे रही है, उसका पैसा सारा सेंटर में जा रहा है, सेंटर वो उस पैसे को रिफंड नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बनेगी तब हर एक आदमी समझेगा जो मुझे हेल्थ सर्विस जो मिल रही हैं इसमें मेरा भी योगदान है इन सर्विसेज को लेंगे। हम फैब्रिज में कितने देर तक लोगों को रखेंगे, मुफ्तखोरी में कितनी देर तक रखेंगे। हम जो है वो कहेंगे हर चीज़ फ्री होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सब चीज़ें फ्री हों, गाय भैंस भी फ्री हो जाए, उसके बाद जो है वो खान पान भी फ्री हो जाए, हर सर्विस भी फ्री हो, तो फिर इंसान तो घर में बैठ कर के सब कुछ फैसिलिटी इंजॉय करे। उसको भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अगर इस सोसाइटी को ठीक ढंग से रन करना है।
सर कहीं ना कहीं बात करें तो हेल्थ केयर कार्ड भी नहीं चल रहा और जो रिवर्समेंट के बिल्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के वो भी अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। तीन डिपार्टमेंट, सर एजुकेशन में नहीं मिल रहे हैं और जो है अधिकतर बिल जो है अच्छा मेडिकल के मेडिकल के बिल रिवर्स ही नहीं हो रहे हैं। और आस्ते आस्ते निकलते रहे। बंद है, हेल्थ केयर बंद कर दिया सरकार ने कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो नहीं बना सकता, तो कहाँ जाएगा? कौन सा केयर रिवर्समेंट मिलते मैं मेरा खर्चा किसी भी हॉस्पिटल में होगा, पहले हॉस्पिटल में भी होगा तब भी मैं रिवर्समेंट के लिए अपना जो है वो बिल दे देता हूँ। तो सरकारी कर्मचारी को हर चीज़ की फैसिलिटी है, उसके रिवर्समेंट क्लेम होते हैं। आम लोगों के लिए तो नहीं है। तो इस सुनो मेरी बात सुनो, हिमके की योजना इसलिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में, सुनो ना मेरी बात सुनो, इसलिए हमने बंद किया है कि वहाँ पर इन्फ्लेटेड बिल्स आते थे और जो उन बिल्स की अदायगी सरकार नहीं कर सकती, इसलिए हमने सारी मेडिकल फैसिलिटी जो है तो अपने सब डिविजनल हॉस्पिटल तक जो है पीएससी तक सीएससी तक नीचे तक कैडेट तक जो हमने रखी है, ताकि हमें अच्छे डॉक्टर जो है वो डोर स्टेप्स के ऊपर अवेलेबल। सरकारी अस्पताल में भी हेल्थ केयर की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। शिमला में करोड़ों रुपए की बिलिंग सरकारी योजना में जो हमारे जहाँ कुछ टेस्ट हैं जो कि हम मुफ्त करते हैं, कुछ जो है वो उसमें आते हैं, वो हम टाइम के ऊपर उनको कंपनसेट सर करते हैं। मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये था कि जो सरकारी एम्प्लॉई है उसने अपना बिल सबमिट कराया है, 6-6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके जो बिल्स हैं वो अभी तक डिपार्टमेंट ने पे नहीं किए। मिल जाएंगे। और हेल्थ केयर का भी जो पहले जो था कि पहले उनका जो बैलेंस बिल वहाँ इलाज करा रहे हैं। ऐसे है कि उनको ग्रेजुअली निकाल रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म करेंगे, हम ग्रेजुअली दे देते हैं। उसमें भी प्रायोरिटी देखी जाती है कि कौन से बड़े इमीडिएट बिल्स हैं, जैसे पीजीआई वगैरह में जो ट्रीटमेंट के लंबी बीमारियों वाले हैं, कैंसर के पेशेंट, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। MRI करा दो यहाँ पे, MRI कैबिनेट में दे दो। नहीं तो वो हमारे टाटा मेडिकल कॉलेज में तो इससे चलती तो है नहीं सर, करा दो। बड़े लोग जाते हैं, प्राइवेट जाते हैं, वहाँ जाते हैं, एक कैबिनेट में डाल। यहाँ किसने लगाया MRI? सीपीयू वहाँ पे है, महाराज जी में है, वहाँ जाना पड़ता है। एक सर समस्या ये भी है कि जैसे जोनल हॉस्पिटल में जो डिलीवरी केसेस है वो मैक्सिमम रेफर कर दिए जाते हैं और गायनी की पोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दी अब जाए। नहीं होता रेफर। अभी भी है अब सिचुएशन तो मैंने वही बोला, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एक होता है।